Hello and welcome back to Officer Bitia. We are discussing daily current affairs and analysis. तो देखते हैं आज 25 जनवरी के कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. So let's begin with the discussion. The first article is about AI supercomputer, that is artificial intelligence based supercomputer. तो वर्ड का एक फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू वे ऑफ लिविंग होने वाला है, मशीन और मशीन लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, मशीन डिपेंडेंट हम ह्यूमन होते जा रहे हैं. तो उसी के बारे में हम बात करें तो अब हमारे जो सुपर कंप्यूटर भी होंगे वो भी AI बेस्ड होंगे. एंड जो फेसबुक है उनकी एक पेरेंट कंपनी है मेटा. फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा. इन्होंने बोला है कि एक आर्टिफिशियल बेस्ड सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर बन जाएगा बाय द मिडल ऑफ 2022. तो इसी साल में एक नया सुपर कंप्यूटर आएगा जो कि फेसबुक दावा कर रहा है कि वो वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर होगा. कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखते हैं. जो मेटा है उन्होंने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर को इंट्रोड्यूस किया है. दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन जनवरी 24. तो कल ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. एंड माना जा रहा है कि ये जो RSC कंप्यूटर होगा ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होगा. अगर हम आज इसकी प्रोसेसिंग की बात करें वो अभी तक की सबसे फास्टेस्ट है. क्योंकि जो AI है दैट इज़ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत सारे डिफरेंट काम कर सकता है. जैसे कि ह्यूमंस का जो काम होता है वो मशीन कर सकती है. कोई भी टेक्स्ट है उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेट कर सकता है. अगर कोई कंटेंट हार्मफुल है तो AI अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इंट्रोडक्शन भी करा सकता है कि दिस पर्टिकुलर कंटेंट इट्स हार्मफुल. तो AI में ऐसे सिस्टम सेटिंग्स होती हैं जहाँ पर हम आज के टाइम में कोई भी काम करवा सकते हैं मशीन से. अगर हम नेक्स्ट जनरेशन AI डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें वहाँ के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए होंगे जो कि क्विंटिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड कर सके. तो हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट चाहिए जो कि कैपेबल हो तेज़ी से काम करने में और फटाफट से सोल्यूशन प्रोवाइड करने में. अब सिग्निफिकेंस देखते हैं इसकी. जो ये कंप्यूटर है इसको इम्प्रूव्ड AI मॉडल के यूज़ करके बनाया गया है जहाँ पर आप एक टाइम में 100 लैंग्वेजेस या उससे ज़्यादा लैंग्वेजेस पर काम कर सकते हो. टेक्नोलॉजीज बिल्डअप होंगी जहाँ पर एक नेक्स्ट मेजर कंप्यूटर प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसका नाम है द मेटावर्स. तो बेसिकली ये कंप्यूटर का यूनिवर्स होगा मेटावर्स जहाँ पर जो AI ड्रिवन एप्लीकेशंस होंगी और जो प्रोडक्ट्स होंगे जो वो भी AI बेस्ड ही होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे. क्योंकि अब हमारी जो लर्निंग हो रही है वो भी आर्टिफिशियल बेस्ड हो रही है. हम अगर अपने रूम में बैठे हैं हम एक स्विच दबाते हैं तो AC बंद हो जाता है. तब हमें रिमोट की ज़रूरत नहीं होगी. हम बस बोलेंगे कि टर्न ऑफ द AC अपने आप ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा. इफ़ वी आस्क की टू मूव इट्स फैन स्पीड वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी. तो दैट इज़ कॉल्ड AI जहाँ पर मशीन पे डिपेंडेंट ह्यूमंस का बढ़ता जा रहा है और जो मशीन है वो इतनी कैपेबल है कि वो ह्यूमंस को अपने ऊपर डिपेंड कर रही है. सो दिस वॉज अबाउट RCS सुपर कंप्यूटर. अब मेटावर्स के बारे में देखते हैं. मेटावर्स बेसिकली एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पर 3D नेटवर्क का यूज़ होता है. ये एक तरह से सोशल कनेक्शन है. इसको हम हाइपोथेटिकल इलिट्रेशन ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं या फिर यूनिवर्सल वर्चुअल वर्ल्ड भी बोलते हैं. साइंस फिक्शन भी बोला जाता है. ये जो टर्म है मेटावर्स ये बेसिकली फर्स्ट ओरिजिनेट हुई थी 1992 में फ्रॉम अ नोवेल जिसका नाम था स्नो क्रैश. कुछ मेटा प्लेटफॉर्म्स ही भी हैं जिनको फेसबुक बोलते हैं. ये एक तरह से अमेरिका मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉन्ग्लोमरेट है जिससे ये बना हुआ है. सो दीज आर अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक दैट इज मेटा. इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन कैलिफोर्निया मेनलो पार्क. जो मेटा है सिर्फ फेसबुक की नहीं व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम की भी पेरेंट कंपनी है. आपने देखा होगा जब आप व्हाट्सएप ऑन करते हो तो वहाँ पर नीचे लिखा आता है फ्रॉम मेटा. इंस्टाग्राम पर भी लिखा आता है. और जो मेटा है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है एंड सबसे ज़्यादा हाई टेक कंपनी है जो US इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है फ्रॉम Amazon, गूगल, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट. अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर. अब सुपर कंप्यूटर होता क्या है. हम बात तो करते हैं कि सुपर कंप्यूटर है हमें फास्टेस्ट डेवलप कर रहे हैं. बट व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी जो जनरल पर्पस कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा हाई लेवल परफॉर्मेंस होती है. और इसका जो मेजरमेंट है वो भी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड दैट इज़ फ्लॉप्स के थ्रू होता है. पहले हम मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड दैट इज़ MIPS के थ्रू करते थे MIPS. लेकिन अब हम फ्लॉप्स के थ्रू करते हैं जहाँ पर हम पर सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के तौर पर मेजर कर रहे हैं.
तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कंप्यूटर एंड अ सुपर कंप्यूटर. नेक्स्ट इज अबाउट वर्ल्ड बैंक लोन टू वेस्ट बंगाल. तो जो वर्ल्ड बैंक है जो कि लोन प्रोवाइड कर रहा है वो वेस्ट बंगाल को प्रोवाइड कर रहा है एंड वेस्ट बंगाल को 1000 करोड़ लोन दिया जा रहा है. क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है उन्होंने अपने कुछ 400 प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं, स्कीम्स लॉन्च की हैं, तो उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प होगा जो भी लोन ये वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं. प्रोग्राम्स देखते हैं किसके लिए यूज़ होगा. जो लोन है जो वेस्ट बंगाल है उसमें बहुत सारे वनरेबल सेक्शंस हैं, ग्रुप्स हैं सोसाइटी के जो गरीब हैं, तो उनकी हेल्प के लिए यूज़ होगा. डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यूज़ होगा, जहाँ पर हम लोगों को बोल रहे हैं डिजिटली इंक्लूड हो जाए. और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें कई बार फंड्स की कमी रह जाती है, तो वहाँ पर फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा, डिसेबल लोगों को हेल्प करेगा, इवन मेडिकल हेल्प भी देगा थ्रू टेली मेडिसिन. इवन जो लोन है वो सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन में भी यूज़ होगा. जो स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने बोला है कि जो एक वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन है, इसके अंदर भी लोन की अमाउंट को यूज़ किया जाएगा. बेसिकली ये जो ऑपरेशन है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये गरीब लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि जो लोग गरीब हैं, पुअर हैं, उनके पास भी लोन की हेल्प पहुँचे, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम के बेनिफिट है वो उन तक पहुँच सके. नेक्स्ट इज दोस्त दुरारे सरकार. ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का प्रोग्राम को बूस्ट करेगा. बेसिकली जो दुरारे सरकार प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था ताकि जो गरीब लोगों के पास डायरेक्टली फूड ग्रेन्स पहुंच सके उनके घर तक, और जो बेनिफिशरीज हैं उनको गवर्नमेंट के पास आने की ज़रूरत नहीं होती अंडर दिस प्रोटेक्शन स्कीम, क्योंकि जो बेनिफिशरीज हैं वो खुद ब खुद आइडेंटिफाई ये प्रोग्राम कर लेगा. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बार बार बोल रही है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमें लोन की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी स्टेट को इकोनॉमिक डेप्रिवेशन से हटा दें, इनफैक्ट उसको इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का वहाँ पे बढ़ा दें. नीड फॉर द लोन देखते हैं. जो स्टेट गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी फाइनेंशियल बर्डन फेस कर रही है एंड यहाँ पर 400 से ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम भी हो रहे हैं. देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर द रिसेंटली लॉन्च, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट के पास काफ़ी शॉर्टेज थी, जैसे कि पेंशन प्रोग्राम भी हैं, स्टेट की अपनी स्कीम्स भी हैं, उनके लिए पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए वी नीड दिस लोन. इवन जो लोन है ये जॉय बंगला स्कीम में भी हेल्प करेगा. जॉय बंगला एक तरह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर यूनिफाइड डिलीवरी सिस्टम है. ये जॉब्स प्रोवाइड करता है, सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. इवन जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, शेड्यूल क्लास, ट्राइबल्स, वुमेन्स, वनरेबल सेक्शंस, डिज़ास्टर प्रोन कोस्टल एरियाज़, उन सबको ये फोकस रखता है. एंड ये जो प्लेटफॉर्म है ये इस वजह से कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर फंड की शॉर्टेज थी, इसलिए जॉय बंगला जो स्कीम है ये भी हेल्प करेगी. अगर हमारे पास पैसे आ जाए, लोन मिल जाए, तो गवर्नमेंट है जो वो तरक्की करेगी और कुछ प्रोग्राम जो लैक हो रहे थे बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फंड वो भी अब शुरू हो जाएंगे. सो दैट इज़ वाई वी नीड फंड्स. नेक्स्ट इज़ अबाउट प्रमोशन ऑफ ड्रोन यूज़ इन एग्रीकल्चर. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कि ड्रोन का आप यूज़ करना शुरू कर दो एग्रीकल्चर में, क्योंकि अगर हम ड्रोन्स का यूज़ करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जैसे इरिगेशन हो सकती है, हमारे पानी की बचत है वो हो जाएगी, क्योंकि जो स्टेट्स हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, यहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर एक्सेसिव यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर किया था. दैट इज़ वाई अब यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है. इसलिए वी आर फोकसिंग ताकि हम ड्रिप इरीगेशन करें, मानसून के ऊपर डिपेंड रहें, पानी इकट्ठा करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ताकि जो पानी है वो डायरेक्टली एज अ प्रिसाइज वे में क्रॉप तक पहुँच सके. इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ड्रोन के यूज़ से हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है, कितनी ज़रूरत है, क्या सॉइल टाइप है, हर एक चीज़ मॉनिटरिंग हो जाएगी हमारी क्रॉप की, तो जिस वजह से फार्मर्स को ही हेल्प होगी. इसके लिए जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उन्होंने स्मैम गाइडलाइंस को भी अमेंड किया है. अब स्मैम गाइडलाइंस क्या है? स्मैम मीन्स सम मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनिज्म्स, और जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ फंडिंग गाइडलाइंस भी इशू की है ताकि जो ड्रोन्स हैं उनको एग्रीकल्चर में लाना आसान हो जाए. अब फंडिंग गाइडलाइंस के बारे में देखते हैं. जो गवर्नमेंट है वो ग्रांट प्रोवाइड करेगा ऑफ 10 लाख रुपीज़, या फिर 100% जितनी भी एग्रीकल्चर ड्रोन की कॉस्ट आ रही है इनमें से जो भी कम है वो प्रोवाइड किया जाएगा. और ये जो ग्रांट है ये यूज़ किया जाएगा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या कृषि विज्ञान केंद्र, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स, ताकि यहाँ से ड्रोन्स को परचेज़ किया जाए
FPOs भी यहाँ पर काम आएंगे, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी ग्रांट दिया जाएगा 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ड्रोन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़। अगर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना, उनको डेमो दिखाना है तो वो भी यूज़ किया जाएगा। एंड 6000 पर हेक्टेयर भी प्रोवाइड किया जाएगा उन एजेंसीज़ को जो ड्रोन को हायर कर रही हैं, ताकि लोगों को, फार्मर्स को बताया जाए कि कैसे ड्रोन को यूज़ करना है। एंड जो ये एजेंसीज़ हैं ये ड्रोन को बाय नहीं करेंगे, बट एक एज अ डेमो के तरीके से ये काम करेंगे, ताकि फार्मर्स को डायरेक्टली हम डेमो दिखा सकें कि ड्रोन्स कैसे काम करते हैं ना, कितना ये बेनिफिशियल होंगे एग्रीकल्चर के लिए। जो 3000 हेक्टेयर लैंड है वो भी एजेंसीज को दी जाएगी, ताकि जो ड्रोन्स है वो बाय कर सके। 40% जो ग्रांट्स है या फिर 4 लाख रुपीज़ इनमें से जो भी कम है वो भी कस्टम हायरिंग सेंटर्स को दिया जाएगा, जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे। 5 लाख या फिर 50% या जो ग्रांट है वो भी ग्रेजुएट्स को दिए जाएंगे, जो कि कस्टम हायरिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश कर सकेंगे। जो प्रपोजल्स है वो यही है कि या तो परचेज़ करो ड्रोन्स को, या उनको किराए पर ले लो, हायर कर लो, ताकि डेमोन्स्ट्रेशन हो सके। एंड ये सब के इन्फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो बाय द एंड ऑफ मार्च 2023 अवेलेबल हो जाएगी। बाय द एंड ऑफ मार्च आपको अवेलेबल हो जाएंगी जो भी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है। तो गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है कि जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेमोन्स्ट्रेट करें ड्रोन्स का यूज़ एंड इसको रियलिटी में भी यूज़ करना शुरू कर दें। अब एप्लीकेशंस देखते हैं कि कैसे बेनिफिट होगा। जो ड्रोन्स है वो डायरेक्टली पेस्टिसाइड को भी क्रॉप पे लगाने के लिए काम आएगी, ताकि क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जाए। जो पेस्टिसाइड्स है वो भी अप्लाई किए जाएंगे एग्रीकल्चर फील्ड में, नॉन क्रॉप एरियाज़ में एंड फॉरेस्ट्री में। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को स्प्रे करने में भी ड्रोन्स का काम आ सकता है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में भी ड्रोन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड एग्रीकल्चर ड्रोन मॉडल है ना, बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए जो इसकी कॉस्टिंग है वो 8 लाख to 10 लाख रुपीज़ आती है। हाउएवर अगर हम ड्रोन का हेल्प करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, तो ये मॉडल बहुत सस्ते में हमें पड़ जाएगा, क्योंकि जो काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स उनको ड्रोन्स फ्री में ही मिल रहे हैं। तो इसलिए हमारी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इंटर्न हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो हमारी GDP भी इंक्रीज़ हो जाएगी। So this is the benefit of having drones in our agriculture. नेक्स्ट इज अबाउट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। बेसिकली जो इंडेक्स है ये स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए रिलीज़ किया गया है। एंड इसको प्रिपेयर किसने किया है? इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो देखते हैं किन किन फैक्टर्स पे, पहले देखते हैं कि किस फैक्टर्स पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स को हम कैलकुलेट करते हैं। देन वी विल मूव ऑन टू द रिजल्ट्स कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना ज़्यादा गवर्नेंस हो रहा है। यहाँ पर जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर की, दीज आर जम्मू, डोडा, संबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। तो बेसिकली ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस इंडेक्स में। एंड ये जो इंडेक्स है 58 इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड होता है, जिसके अंदर 116 डाटा पॉइंट्स होते हैं। तो कुछ मेजर इंडिकेटर्स को देखते हैं। दीज आर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जुडिशरी, इन्वायरमेंट, citizen centric governance. So these are the indicators that we are using for governance index. अब टॉप परफॉर्मेंस देखते हैं। जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की, वो टॉप परफॉर्मर है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने इंडेक्स को भी टॉप किया है, बेसिकली इन 2 सेक्टर्स, नेमली सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। पुलवामा ने HRD में टॉप किया है, रियासी ने पब्लिक हेल्थ में, श्रीनगर ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रंबन ने सोशल वेलफेयर, गंडरबल ने फाइनेंशियल इंक्लूजन, शोपियान ने इन्वायरमेंट एंड डोडा इन जुडिशियल एंड पब्लिक सेफ्टी। तो दीज आर द टॉप परफॉर्मेंस ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओवरऑल रैंकिंग भी यहाँ पर दी है। जो गंदरबल है डिस्ट्रिक्ट वो 6th प्लेस है। उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जैसे अनंतनाग, बारामूला, कथुआ। और जो 10 लास्ट 10 इंडिकेटर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने लास्ट 10 रैंक हासिल किया है, दैट दीज आर बुडवान, उधमपुर, रियासी, बंदीपुर, रंबन, कुलगाम, पूंछ, रजौड़ी, शोपियान। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो रैंकिंग्स है ये हेल्दी कंपटीशन लेकर आएगा स्टेट में। ऑब्वियसली अगर किसी एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में इतना ज़्यादा गैप आ रहा है तो दूसरी डिस्ट्रिक्ट उसको देखा देखी में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, जिससे स्टेट का ओवरऑल रैंक भी इम्प्रूव हो जाएगा।
इससे हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि कैसे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो नई अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज लेकर आए ताकि लोगों की सर्विसेज इंप्रूव हो सके, उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाए। सो दैट इज़ वाई वी नीड इंडेक्सेस। हम टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहते हैं, इंडिकेटर्स के बेस पर परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, सो दैट वी गेट टू नो अबाउट द रियल सिचुएशन ऑफ द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स। So that was all about today's session. Thank you very much for watching. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and also don't forget to write us to us at info@officerbidia.com. So thank you and all the best for your preparation.